हाय नमस्कार नमस्ते दोस्तों। आज हम अपनी चौथी वीडियो में देखेंगे भारत के संविधान में कौन कौन सी अनुसूचियां हैं और उनमें क्या क्या कहा गया है। भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। हमने पहली क्लास में देखा था कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन बाद में हुए संशोधनों के पश्चात संविधान में 12 अनुसूचियां हो गईं, जो संविधान के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से परिभाषित करती हैं। और ये अनुसूचियाँ जो हैं इस संविधान के लेखों में कुछ प्रावधान हैं, उनके बारे में पूरक जानकारियाँ प्रदान करती हैं। मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थी, आपको पता ही है। बाद में 4 और अनुसूचियाँ जोड़ी गईं। नीचे सभी 12 अनुसूचियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। उनको देख लेते हैं। आइए, पहली अनुसूची, इसका क्या विषय है? इसमें भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्र प्रदान किए गए हैं। आपको याद होगा, हमने भाग 1 में पढ़ा था कि उसके द्वारा उसमें जो संशोधन होता है उसके द्वारा यही संशोधन किया जाता है। भाग 1 के जो आर्टिकल्स थे 1, 2, 3 और 4, जब इन आर्टिकल्स में जिन संशोधनों की बात की गई है वो संशोधन इसी अनुसूची में होते हैं। इस अनुसूची में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की सूची प्रदान की गई है और उनकी सीमाओं और उनमें जो क्षेत्र हैं उनके बारे में बताया गया है। इसमें कौन कौन से संशोधन हुए थे उन्हें हम देख लेते हैं एक बार। 7वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम को लागू किया गया था। इसके द्वारा नए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएँ निर्धारित हुई थी। 36वां संविधान संशोधन, आपको पता ही, इंदिरा गांधी जी द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाने के लिए यह संशोधन किया गया था। 100वां संविधान संशोधन जो है वो मैंने आपको बताया था पहले कि भारत और बांग्लादेश में जो सीमा समझौता हुआ है उसको लागू करने के लिए ये लाया गया था। और यहाँ जो 103वां संशोधन दिया जा रहा है ये वस्तुतः संविधान संशोधन नहीं है। ये 103वां संशोधन उन अधिनियमों की संख्या है जो इन अनुसूची में परिवर्तन करती रहती है। इसके द्वारा जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। अब देखते हैं दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है। इसमें जो संवैधानिक पद पर आसीन लोग हैं उनके वेतन, भत्ते और विशेषाधिकारों के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें आपको याद कर लेना चाहिए कौन कौन से पद हैं। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरे हैं राज्यपाल, फिर हैं लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष यानी उपराष्ट्रपति। उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों का उल्लेख है, क्योंकि कभी कभी यूपीएससी प्रश्न पूछती है कि इनमें से किन किन पदों के लिए संविधान की दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्तों का उल्लेख है। इसलिए आपको याद रख लेना चाहिए कि इन पदों के बारे में उल्लेख किया गया है। अब इससे जुड़े हुए संशोधन देख लेते हैं। 7वां संशोधन आपको पता ही है, इससे प्रशासकों के वेतनों के लिए संशोधन किया गया था। तो केंद्र शासित प्रदेश पहली बार 7वें संशोधन के द्वारा ही अस्तित्व में आए, तो उनके प्रशासकों के लिए जो वेतन है वो भी इसी अनुसूची में। और 54वां संशोधन, इसमें भी संवैधानिक पदों के वेतन में संशोधन किया गया था। कि आपको पता है कि संसद जो होती है वह अपने सदस्यों के वेतन में वृद्धि या कम ज़्यादा कर सकती है, तो वह भी 54वें संशोधन से किया गया। तीसरी अनुसूची देख लेते हैं। इसमें संवैधानिक पदों पर जो शपथ और प्रतिज्ञान है, आपने देखा होगा जब भी नई संसद चुनी जाती है तो जो सदस्य होते हैं वो शपथ लेते हैं, या प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। तो उनकी जो शपथ होती है वो मनगढ़ंत नहीं होती, वो शपथ हमारे संविधान में दी हुई है। तो उस शपथ का जो विवरण है वो किस अनुसूची में है, तो वह अनुसूची है तीसरी अनुसूची। और उसमें कौन कौन से पद के लिए शपथ है वो आप देख लीजिए। पहले हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, मंत्रियों में पीएम शामिल है, सांसद और न्यायाधीश। न्यायाधीश में सीजेआई शामिल है। तो इन पदों की शपथ उल्लेखित है तृतीय अनुसूची में। ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे सवाल अक्सर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो पूछे जाते हैं। 16वां संविधान संशोधन जो है उसके द्वारा शपथ में राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता शब्द जोड़े गए, पहले ये शब्द शामिल नहीं थे। अगला है चतुर्थ अनुसूची। इसका विषय है राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों का आवंटन। आपको एक ज्ञात होगी ये बात कि हमारे संविधान में लोकसभा में जो सीट्स हैं उनके लिए संख्या नहीं है, लोकसभा सीट के लिए संख्या नहीं दी गई है। वो संख्या कहाँ से आती है? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जिसे हम रोपा कहते हैं। लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके लिए संख्या दी गई है।
ठीक है। तो वो संख्या कौन सी अनुसूची में दी है? वो अनुसूची है चतुर्थ। अब देख लीजिए इसमें क्या दिया गया है। यह अनुसूची राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी सीटें होंगी इसका विवरण देता है। ऐसे उदाहरण के लिए आपको ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश से 31 राज्यसभा सीटें हैं, तो इनका विवरण कहाँ दिया हुआ है? चतुर्थ अनुसूची में। 7वां संशोधन आपको पता ही है, क्योंकि पुनर्गठन हुआ था तो उसमें सीटों का विवरण देना भी आवश्यक था। और 36वां संशोधन जब सिक्किम राज्य बना तो उसको भी सीटें देनी थी, इसलिए। अगला है 5वां संशोधन। इसमें क्या बताया गया है? इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान किए गए हैं। आपको पता होगा जब भारत का संविधान बन रहा था तो हमारे संविधान सभा में जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने इस बात पर गहन चर्चा की कि जो हमारे अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके विशेषाधिकारों की रक्षा, उनकी संस्कृति की रक्षा कैसे की जाए। तो उसके लिए नेहरू जी ने और अम्बेडकर जी ने सभी ने मिलकर विचार किया कि उनके लिए कुछ अनुसूचित क्षेत्र बनाए जाएँ जहाँ उनकी संस्कृति की रक्षा की जा सके। तो उन क्षेत्रों का जो विवरण है वो इस अनुसूची में दिया गया है, 5वीं अनुसूची में। यहाँ जनजातीय समुदाय के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं जो सामान्य नहीं है, अलग है। 7वां संशोधन में इससे जुड़ा हुआ है, आपको पता ही है। और 23वां संशोधन, इसमें जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्तता दी गई है इसके बारे में। अब देखते हैं 6वीं अनुसूची। इसमें 4 प्रमुख राज्य हैं। 6वीं अनुसूची में 4 प्रमुख राज्य हैं। माफ़ कीजिएगा, लद्दाख इसमें शामिल नहीं है, ये गलत लिख दिया गया है हमने, क्योंकि लद्दाख के जो एक एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचुक जी, वो अक्सर ये मांग करते हैं कि लद्दाख को भी इसमें शामिल किया जाए, लेकिन लद्दाख अभी इसमें शामिल नहीं है। तो कौन से 4 राज्य शामिल हैं इसमें? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। क्योंकि इन 4 राज्यों में यहाँ की जो जनजातियाँ हैं उनको वो थोड़ा अलग विशेषाधिकारों की मांग करती हैं, उनमें थोड़ा क्षेत्रीयता की भावना ज़्यादा है, तो उनके लिए अलग तरीके के जनजातीय अधिकार उन्हें दिए गए हैं ताकि वे स्वायत्तता से अपने यहाँ का प्रशासन चला सकें। यहाँ स्वायत्त जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद के गठनों के भी प्रावधान हैं और उनके कुछ शक्तियाँ दी गई हैं, जैसे न्यायिक शक्तियाँ, कार्यक शक्तियाँ और विधायी शक्तियाँ। इन राज्यों में राज्यपालों को विशेष शक्ति दी जाती है इनके प्रशासन के लिए, और इनके अलग से चुनाव भी होते हैं, आपको पता होगी ये बात। 22वां संविधान संशोधन, इससे मेघालय के लिए स्वायत्त क्षेत्रों का प्रावधान किया गया, 53 से मिजोरम के लिए, और 103वां जो हमने भी पढ़ा था उसमें लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया है, लेकिन 6वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। लद्दाख को एक पहाड़ी ऑटोनोमस परिषद बनाया गया है, लेकिन वह 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है। अब 7वीं अनुसूची में हम देख लेंगे केंद्र और राज्य के बीच जो विधायी शक्तियाँ हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है, किंतु यहाँ पे कुछ संघीय लक्षण अपनाए गए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यदि कोई है तो वह है शक्तियों का विभाजन। तो केंद्र और राज्यों के बीच जो विधायी शक्तियाँ हैं उनका विभाजन किया गया है इस अनुसूची में। इसमें 3 सूचियाँ हैं। पहली है संघ सूची, इसमें केंद्र सरकार को विधायी अधिकार दिए गए हैं। राज्य अनुसूची में राज्यों के लिए, और संवर्धित सूची जो है उसमें केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं कानून, लेकिन केंद्र का कानून हमेशा प्रिवेल करता है राज्य के ऊपर। 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, आपको याद होगा, जिसे हम लघु संविधान कहते हैं, उसके द्वारा संवर्धित सूची में शिक्षा और वन जैसे विषयों को शामिल किया गया। पहले ये प्रांत सूची में शामिल थे। और 101वां आपको पता ही है जीएसटी के लिए, जीएसटी को भी हमने संवर्धित सूची में शामिल किया। अब 8वीं अनुसूची देख लेते हैं। इसमें भारत की मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाएं। आपको यह बात ज्ञात होगी कि भारत एक विविधता में एकता के सिद्धांत को लेकर चलने वाला राष्ट्र है। यहाँ हर क्षेत्र की अलग अपनी अपनी संस्कृति और अपनी पहचान है, उनकी अपनी भाषाएं हैं। यदि हम किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे देते तो उससे लोगों में वैमनस्य बढ़ सकता था। इसलिए हमने भारत में जितनी भी भाषाएं थी उन सबको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया। यद्यपि पहले ये 22 नहीं थी, 14 भाषा थी, लेकिन बाद में हमने इन्हें 22 कर दिया, क्योंकि हम
विविधता में एकता के मत को मानने वाले लोग हैं। वर्तमान में 22 भाषाएं इस अनुसूची में शामिल हैं, जैसे हिंदी, बंगाली, तमिल और तेलुगु। 21वां संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा सिंधी भाषा को शामिल किया गया। 71वें के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और 92 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया है। अगली अनुसूची है 9वीं अनुसूची। इसके बारे में आपको बहुत सबसे ज़्यादा सुना होगा आपने इसके बारे में, क्योंकि भारत के संविधान का जो पहला संशोधन हुआ था उसके द्वारा इसको अस्तित्व में लाया गया है। क्योंकि आरंभ में जब संविधान का निर्माण हो गया तो कुछ राज्यों ने सामाजिक न्याय के लिए कुछ कानून बनाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्ट्राइक डाउन कर दिया क्योंकि वे मूल अधिकारों को प्रभावित कर रहे थे। तो ऐसे कानूनों को प्रश्रय देने के लिए नेहरू जी ने पहला संविधान संशोधन किया ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। किंतु उनको न्यायिक समीक्षा से खतरा था, तो एक अनुसूची बनाई गई जिसमें ये प्रावधान किया गया कि यदि इस अनुसूची में कोई कानून डाल दिया जाता है तो उसके बाद उसका न्यायिक समीक्षा नहीं होगा। इसका विवरण हम पढ़ लेते हैं, जिसमें उन कानूनों की सूची है जो न्यायिक समीक्षा से परे हैं, जैसे भूमि सुधार आदि से संबंधित कानून। पहले संविधान संशोधन द्वारा इसको अस्तित्व में लाया गया। 34वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें और कानून जोड़े गए, और 39वें संविधान संशोधन द्वारा कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण दिया गया। इससे संबंधित अनेक संशोधन हैं, वो इतने आवश्यक नहीं है, इसलिए हमने उनको छोड़ दिया है। किंतु इससे संबंधित कुछ केस हैं जिन्हें हमको याद रखना बहुत आवश्यक है। पहला केस है राजनारायण केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू जो है, न्यायिक पुनरीक्षण, वह संविधान का मूल अधिकार है, यानी माफ़ कीजिएगा, वह संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। यानी जो 9वीं अनुसूची में जो विषय हैं उनका भी पुनरीक्षण किया जा सकता है। किंतु बाद में सुप्रीम कोर्ट ने IR कोहेलो केस में कहा कि 24 अप्रैल 1973 जिस दिन केशवानंद भारती केस का जजमेंट सुनाया गया था, उस दिन के बाद जो भी कानून शामिल किए गए हैं 9वीं अनुसूची में और वे बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित करते हैं, केवल उन्हीं का न्यायिक पुनरीक्षण किया जाएगा। ये याद रखने वाली बात है, ये आप हमेशा याद रखें, क्योंकि अक्सर जो प्रश्न पूछने वाली एजेंसियां हैं वो ऐसे विषयों को उठाती हैं, इन्हें आपको याद रखना होगा। और हम चलते हैं आगे 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची, इसमें दल बदल विरोधी कानून लाया गया, क्योंकि हमारे देश में अक्सर धन आदि के आधार पर विधायकों और सांसदों की खरीद फरोख्त की जाती थी। उससे बचने के लिए 52वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके द्वारा 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। इससे संविधान की जो स्पिरिट है उसकी रक्षा करने का प्रावधान हुआ। सांसदों और विधायकों को दल बदल से रोकना इसका उद्देश्य था। यदि कोई सांसद अपनी पार्टी के अध्यक्ष को बिना बताए अनुपस्थित रहता है, वोटिंग करने से अनुपस्थित रहे, तो 15 दिन में माफ़ी भी ना मिले तो उसकी सदस्यता चली जाती है। ठीक, दूसरा इसका प्रावधान ये है कि यदि कोई सदस्य पार्टी छोड़ देता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। ठीक है, इसका एक महत्वपूर्ण संशोधन बाद में जो हुआ 51वां संशोधन, उसमें इसके नियमों को और कड़ा किया गया। पहले इसमें नियम था अगर 1/3 सदस्य छोड़ते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी, लेकिन बाद में नियम कर दिया गया कि अगर 2/3 छोड़ेंगे तो सदस्यता नहीं जाएगी, अगर 1/3 छोड़ेंगे तो सदस्यता चली जाएगी। अब हम आगे देखते हैं 11वीं अनुसूची। इसमें पंचायती राज्यों को अधिकार और शक्तियाँ प्रदान किए गए। इसमें कुछ अनुसूचियाँ दी गई, जैसे हमने 7वीं अनुसूची पढ़ी थी, ऐसे इसमें भी बताया गया कि कौन कौन से नियम
शक्तियाँ हैं जो ग्राम पंचायतों को प्राप्त हैं 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसको लाया गया। और 12वीं अनुसूची इसमें नगर पालिकाओं के लिए शक्ति और प्राधिकार और उत्तरदायित्व हैं। किंतु हमें याद रखना चाहिए कि इनमें ये 74वें संविधान संशोधन लाई गई है, किंतु इनमें जो भी शक्तियाँ दी गई हैं वो सभी राज्य विधानमंडल के अधीन है। यानी राज्य विधानमंडल जब तक नहीं चाहेगा तब तक जो पंचायतें हैं वो इन पर कानून नहीं बना सकती। ठीक है, आज हमने अनुसूचियों को देख लिया है। अब अगली वीडियो में हम मूल अधिकार, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देने वाला चैप्टर है, फंडामेंटल राइट्स, उसको पढ़ेंगे। और वो इतना बड़ा चैप्टर है कि हम एक क्लास में उसको पूरा ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम एक एक करके पहले समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, इस तरह से हम उसको पढ़ेंगे और उससे संबंधित केसेस को भी देखेंगे, संशोधनों को भी देखेंगे, और जो राजनीतिक शास्त्र की व्याख्याएं हैं, लॉ की व्याख्याएं, उन सबको भी देखेंगे। बने रहिए हमारे चैनल टॉपिक्स विद अर्पित के साथ। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार।